नमस्कार, एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। खबरों की शुरुआत करें, नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रुड़की से। इकबालपुर शुगर मिल पर हरदा का धरना जारी। धरना स्थल पर ही हरीश रावत ने गुजारी रात। सुबह उठकर योगासन कर हरदा ने की पूजा। किसानों के करोड़ों रुपए के बकाया भुगतान का है मामला। पूर्व सीएम हरीश रावत किसानों के साथ धरने पर मौजूद। हरदा ने मिल पर 24 घंटे धरने का किया था ऐलान। तो आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की रुड़की से आ रही है। इकबालपुर शुगर मिल पर हरदा का धरना जारी है। धरना स्थल पर ही हरीश रावत ने रात गुजारी। सुबह उठकर योगासन कर हरदा ने पूजा की और किसानों के करोड़ों रुपए का बकाया भुगतान का पूरा मामला है। पूर्व सीएम हरीश रावत किसानों के साथ धरने पर मौजूद हैं। हरदा ने मिल पर 24 घंटे धरने का किया था। हमारे साथ तो हमारे संवाददाता संदीप चौधरी जुड़ चुके हैं। संदीप, आज हरीश रावत फिर से धरने पर 24 घंटे का धरने का ऐलान किया था। कहा गन्ना बकाया मूल्य नहीं हुआ तब तक धरना। क्या कुछ अभी अपडेट है? जी मनीष, बिल्कुल आपको बता दूं, जहाँ एक और भारत केंद्र सरकार द्वारा किसानों को तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, वहीं बात करते हैं किसानों की बदहाली की। एक तरफ से अगर बात करें तो किसानों का करीब 150 से भी ऊपर जो हो जो किसानों का बकाया है वो यहाँ पे मिलों पर रुका हुआ है, गन्ना मिलों पर। लेकिन बात करते हैं, सिर्फ वादे हैं, वादे के अलावा कुछ नहीं। हालांकि किसान संगठन बार बार आवाज उठाते हैं और उनकी आवाज दबा दी जाती है। इसको लेकर ही हरीश रावत जो ने 24 घंटे का अल्टीमेटम भारत सरकार को, उत्तराखंड सरकार को दिया था और उनका साफ तौर से कहना था कि किसानों का गन्ना बकाया जो नहीं दिया जाएगा तो उसको लेकर वो 24 घंटे का जो धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो अभी तक 24 घंटे बीत चुके हैं। आज 11 बजे 24 घंटे बीत चुके थे, लेकिन कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी सरकार का नुमाइंदा उनके पास नहीं पहुंचा और न ही उनको किसी तरीके से आश्वासन दिया गया कि जो किसानों का गन्ना बकाया है वो दिया जाएगा। लेकिन अभी हाल ही 2 दिन पहले उमेश कुमार खानपुर विधायक भी इसी चर्चा को लेकर किसानों के साथ धरने पर बैठे थे। उनको भी कहीं ना कहीं 64 करोड़ रुपए का एक लिखित में आश्वासन दिया गया था। इसको लेकर ही हरीश रावत का कहना है कि 50% अगर सरकार वादा करती है, मिल मालिक जो वादा करते हैं लिखित में, तब जाके हम यहाँ से धरना समाप्त करेंगे और उसके बाद ही यहाँ पर किसानों, हालांकि किसानों की भारी संख्या यहाँ पहुंच चुकी है। और कल की बात करें तो कल से जो प्रदेश अध्यक्ष और हरीश रावत लगातार जो किसानों के साथ, किसान संगठन के साथ और अपने कार्यकर्ता के साथ यहाँ मौके पर जमे हुए हैं। जी जमे हुए। सबसे बड़ी चीज ये है, हरदा देखिए, हरदा जो है पीछे हटने वालों में से भी नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने उत्तराखंड की राजनीति में एक अलग छाप जिस तरह से वो छोड़ रहे हैं, वो भी एक देखने योग्य है। सोचिए, उम्र 74 से 75 के करीब हो गई है हरीश रावत की, लेकिन बावजूद इसके वो धरना स्थल पर डटे हुए हैं और कहीं भी ऐसा मामला होता है हरीश रावत वहां पहुंच जाते हैं। जी बिल्कुल मनीष, आपको बता दूं कि वो रात भी धरना स्थल पे सोए थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मच्छरदानी लगा के सो रहे हैं। हालांकि उनके जो सुबह के जो उठने के बाद उन्होंने जो कसरत भी की है और साथ साथ जो पूजा भी की। पूजा के बाद फिर दोबारा से धरना स्थल पर वहीं पे जो धरने पर बैठ गए हैं। हालांकि अभी प्रशासनिक अधिकारी का कहीं ना कहीं अभी पहुंचे नहीं है। हम लोग भी मौके पे पहुंचने वाले हैं। लेकिन बात करते हैं किसानों की बदहाली को लेकर आखिरकार सरकार क्यों चिंतन नहीं है और क्यों सरकार जो बार बार वादे करती है किसानों की डबल आय हो जाएगी, लेकिन एक गन्ने की बात करते हैं, गन्ना पेमेंट की। करीब 2 साल से गन्ना पेमेंट रुका हुआ है और किसानों का साफ तौर से कहना है, मतलब दावे वादे बहुत किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर बात किया जाए तो चीजें शून्य दिखती है। 2 साल से किसानों के गन्ने का मूल्य का बकाया है जो अभी तक सरकार की तरफ से और गन्ना मिल की तरफ से भुगतान नहीं किया गया है, जिसको लेकर हरीश रावत धरने पर है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप चौधरी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज एक म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया गया। इस म्यूजिक एल्बम को कांग्रेस के पूर्व पार्षद और राज्य आंदोलनकारी रवि कुमार जैन ने तैयार किया है। एल्बम का शीर्षक है
श्यू छा धामी रखा गया है। म्यूजिक एल्बम पर बोलते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि यह एल्बम भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के 1 साल के काले कारनामों, भ्रष्टाचार और घोटालों पर आधारित है और जब जनता इस एल्बम को देखेगी तब इस प्रदेश सरकार की करतूतों के बारे में अच्छे से जान सकेगी। निधन पर अपने संवेदना प्रकट करता हूँ। प्रभु उनके आत्मा को शांति दे, भगवान से ऐसी कामना करता हूँ। आज कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान करण मेहरा जी, आपने बहुत छोटे से निवेदन पर समय दिया इस वीडियो सॉन्ग को जारी करने के लिए, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। देखिए, जैसा कि हमारे भाई वैभव वालिया ने अभी एक्सप्लेन किया कि 1 साल में इतनी सारी घोटाले, इतनी सारी बदइंतजामियाँ आप सबने देखी हैं कि उसको भाषणों में कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से रवि जैन साहब ने अपने इस छोटी सी एल्बम में, म्यूज़िक एल्बम में सामने प्रस्तुत किया है, निश्चित ही वो बहुत प्रभावशाली है और हम खुश हैं कि कांग्रेस के हमारे साथी ने एक ऐसी एल्बम बनाई है जिसमें बीजेपी के लगभग सारे काले कारनामे सामने आ रहे हैं और मुझे भरोसा है इस बात का कि इस एल्बम को देखने के बाद जनता की आंखें खुलेंगी और हकीकत में इस राज्य में क्या हो रहा है ये सबकी समझ में आएगा। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड जल संस्थान पुरजोर तरीके से कोशिश करते हुए नजर आ रहा है। बता दें, उत्तराखंड जल संस्थान ने चारधाम यात्रा में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए कई सेटअप लगाए हैं। इसको लेकर जल संस्थान की मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने बताया कि केदारनाथ धाम में घोड़े खच्चरों के लिए भी चरही में गीजर से गर्म पानी की व्यवस्था की गई है। वहीं यात्रा मार्गों पर पेयजल व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए जल संस्थान ने अपने एई और जेई की टीमें गठित की है और जो पूरे चारधाम यात्रा मार्ग पर पेयजल की समस्याओं का जायजा ले रहे हैं। जल संस्थान ने चारधाम में सभी यात्रा मार्ग पे अपनी व्यवस्थाएं सुचारू कर ली हैं, जिसमें TTSP 213, PTSP 356 और 1098 हैंडपम्प है और इसके अतिरिक्त हमने वाटर प्योरीफायर भी लगाए हैं 55 और ATM 31 लगाए गए हैं। इस वर्ष जो हमने नया किया है, यमुनोत्री और गंगोत्री में 4-4 वाटर ATM गर्म पानी के लगा दिए पब्लिक की सुविधा के लिए और अभी 1 ATM गर्म पानी का हेमकुंड मार्ग पर भी लगाने जा रहे हैं। शेष हेमकुंड मार्ग पे सभी व्यवस्थाएं पूर्ण हो चुकी हैं। जी, राष्ट्रीय पशुओं के लिए केदारनाथ मार्ग पे न्यूज़ आई थी कि कुछ पशु मर गए, तो उसके लिए हमने चरही में गीज़र लगवा दिए हैं जिससे उनको गर्म पानी मिल सके। देहरादून नगर निगम की गाड़ियां कूड़ा उठाने में लापरवाही बरत रही है, जिसको लेकर रोजाना सैकड़ों शिकायतें नगर निगम देहरादून अधिकारियों के पास पहुंच रही। ऐसे में घरों से कूड़ा ना उठने से लोगों की परेशानी बढ़ रही है, जिसको देखते हुए नगर निगम अब कूड़ा गाड़ियों में GPS सिस्टम लगाने जा रही है ताकि कूड़ा वाहनों की मॉनिटरिंग हो सके और समय से गली मोहल्लों से कूड़ा उठ भी सके। बताना चाहूँगा आपको कि समस्त कूड़ा वाहनों पर, डोर टू डोर कलेक्शन वाहनों पर GPS सिस्टम ऑलरेडी लग चुका है और उनकी मॉनिटरिंग हमारे द्वारा शुरू हो गई है। डेली हमें ये रिपोर्ट मिल जाती है कि कौन सी गाड़ियाँ किस वार्ड में और किन गलियों में होकर आई हैं और कौन सा एरिया उनका कवर नहीं करके आई हैं। उन ड्राइवर्स को समझाया जा रहा है, बताया भी जा रहा है एजेंसी के माध्यम से और यदि किसी का रूट अत्यधिक बड़ा है तो उसमें एडिशनल रूट बना के नया गाड़ी इंट्रोड्यूस करने का भी विचार किया जा रहा है। ये जल्द ही बाकी जितने इश्यूज़ हैं इसके वो भी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। कूड़ा उठाने
में बढ़ती जा रही है लापरवाही। कूड़ा गाड़ी जो है समय से पहुंच नहीं रही है गली मोहल्लों में। ऐसी शिकायत नगर निगम में की गई है। कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि भाई कूड़ा गाड़ी जो है यहाँ नहीं आ रही है और कूड़ा उठाने के लिए। इन शिकायतों का निस्तारण करने के लिए एक तरीका दीपिका भंडारी हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी संवाददाता। दीपिका, काफ़ी दिन से नगर निगम में शिकायत मिल रही थी कि भाई कूड़ा गाड़ी जो है हमारे मोहल्ले में नहीं आ रही हैं और कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाया गया है? जी देखिए, बिल्कुल ये शिकायतें लगभग अधिकारियों के पास हर रोज आ रही थी कि जो उनकी गली मोहल्ले में है वो कूड़े की गाड़ियां नहीं आ रही है, जबकि नगर निगम के अधिकारियों के समेत जो मेयर हैं उनकी तरफ से साफ ये आदेश दिया गया है कि हर मोहल्ले में गाड़ी, गली गली में गाड़ी पहुंचनी चाहिए। उसके लिए छोटी गाड़ी भी जो है वो भी नगर निगम द्वारा लगाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे भारी नुकसान जो है वो नगर निगम को हो रहा है। इसको देखते हुए अब जो नगर निगम है उन्होंने बड़ा कदम उठाते हुए अब जीपीएस सिस्टम जो है वो कूड़ा उठाने वाली वाहनों में लगाने का फैसला किया है, जिससे उनकी ट्रैकिंग की जा सके कि आखिर ये वाहन चालक हैं, ये आखिर है कहाँ। अगर कूड़ा उठाने वो मोहल्ले में नहीं जा रहे हैं तो आखिर जा कहाँ रहे हैं। तो सबसे बड़ी अभी जो कदम है, जो सबसे बड़ी पहल है वो नगर निगम करने जा रहा है, जिससे नगर निगम की हर एक गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगेगा और उनको ट्रैक किया जाएगा। और अगर वो कहीं अन्य जगह पाए जाते हैं या अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसे भी अधिकारियों का कहना है। सवाल तो ये है दीपिका कि ये जो कूड़ा गाड़ी है मोहल्ले में नहीं जा रही, जहाँ से शिकायतें आई हैं, अभी हमने अधिकारी को सुना, उनका कहना है, हम लोग ड्राइवर से भी बात कर रहे हैं, उनको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सिर्फ समझाया जाएगा कि कोई कार्रवाई वारवाई भी की जाएगी? जी बिल्कुल नहीं। जो अधिकारी हैं और जो ये नगर आयुक्त हैं मनोज गोयल, उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि अगर कोई भी कर्मचारी ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतता है या वो घर पे पाया जाता है, कि कई बार ऐसा ये भी देखा गया है कि कर्मचारी ड्यूटी पे ना होके जो है अपने घर चले जाते हैं या इधर उधर घूमते रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो इसी पे लगाम लगाने के लिए जो है नगर निगम ने गाड़ी पे जीपीएस लगाने की बात जो है वो फैसला किया है। और इसी के साथ नगर निगम के कर्मचारी से पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर जब वो मोहल्ले में कूड़ा उठाने नहीं जा रहे तो आखिर वो जा कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर कोई भी कर्मचारी ये कुछ भी अन्य जगहों पर जाते हुए या कुछ लापरवाही उनके सामने आती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है उनका सस्पेंशन भी हो जाए। दीपिका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम देहरादून के नगर निगम में हाउस टैक्स जमा न करने वालों को लेकर अब नगर निगम सख्त रुख अपनाने जा रहा है। पिछले लंबे समय से नगर निगम हाउस टैक्स जमा करने को लेकर वार्डों और नगर निगम में कैंप लगा रहा है, लेकिन कई बड़े बकायेदारों ने हाउस टैक्स जमा नहीं किया है। ऐसे में अब नगर निगम इन संस्थानों और सरकारी भवनों को चिन्हित करने का काम करेगा। बड़े बकायेदारों पे बराबर नगर निगम का नोटिस जा रहा है और हमारा प्रयास है कि जिसने नगर निगम का हाउस टैक्स देना है, हम उनसे अनुरोध भी करते हैं कि आपका विकास में आपका भी योगदान है। जो हाउस टैक्स जो हमें मिलता है उसी से हम विकास कार्य करते हैं। तो हमने पिछली बार भी जो है 52 करोड़ रुपए जो है हाउस टैक्स के रूप में वसूल करें, और जो अभी हमारा इस वर्ष का 2023 का जो हमारा हाउस टैक्स जो अप्रैल का महीना गया है उसमें भी हमने 12 करोड़ रुपए जो है हमें मिले हैं। तो निश्चित रूप से अब जो इस साल जो हमारा टारगेट रहेगा कम से कम 75 करोड़ रुपए जो है, चाहे वो पुराने बकायेदार हैं चाहे नए बकायेदार हैं, सबसे अनुरोध भी कर रहे हैं, बाकायदा नोटिस भी जा रहे हैं। और जो नोटिस का जवाब नहीं देंगे, नोटिस के बावजूद भी कार्रवाई नहीं, तो जो भी हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अपने नगर निगम का टैक्स वसूलेंगे। और नगर निगम के टैक्स के साथ साथ क्योंकि विकास कार्य जो है इन्हीं टैक्स से होते हैं, तो इसमें मेरा पुनः अनुरोध है कि विकास में अपना योगदान दें और नगर निगम का जो टैक्स है वो समय पर भरें। ठीक है। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोहित, नगर निगम बड़े बकायेदारों पर अब कड़ी कार्रवाई करने वाला है, उसने सख्त रुख अख्तियार करने वाला है जो हाउस टैक्स जैसे हैं नहीं, जिन्होंने नहीं जमा किया है ऐसे लोगों पर। बिल्कुल मनीष, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं हाउस टैक्स नगर निगम को जमा नहीं करते, और चूंकि मेयर सुनील उनियाल गामा साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि जो हाउस टैक्स से रेवेन्यू जनरेट होता है उसी के आधार पर शहर का विकास नगर निगम के द्वारा किया जाता है, चाहे वो पूर्ण विस्तारण हो या फिर अन्य जो सुविधाएं जो हैं वो शहरी विकास के तहत नगर निगम आता है, तो उसी टैक्स के पैसे से, रेवेन्यू से ही सारे विकास कार्य होते हैं। फिलहाल उन्होंने कहा है कि इस साल जो है
निगम का जो टारगेट है वो करीब 75 करोड़ रुपए जो है टैक्स जो है वसूलने का है। और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे पुराने बकायेदार हैं, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो या फिर सरकारी भवन हो, जो हाउस टैक्स नहीं जमा करते, क्योंकि बार बार रिमाइंडर के बाद भी और बार बार नोटिस देने के बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसे संस्थान हैं जो हाउस टैक्स जो है नगर निगम में जमा नहीं कर रहे हैं, जिससे खासा जो है नुकसान जो है शहरी विकास मंत्रालय को उठाना पड़ रहा है, जिसके अंतर्गत जो है नगर निगम और नगर पालिकाएं आती हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब पुनः एक अभियान चलाकर उन तमाम लोगों को चिन्हित किया जाएगा, उनकी लिस्ट तैयार की जाएगी और यदि वो हाउस टैक्स तय समय के भीतर नहीं जमा करते तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। किस तरह की कार्रवाई की बात की जा रही है रोहित? देखिए, हाउस टैक्स ना जमा करना, बार बार रिमाइंडर के बाद भी और बार बार चेताने के बाद भी, बार बार निवेदन करने के बाद भी, तो ऐसे लोग जो हाउस टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं, बार बार कहने के बावजूद भी और बार बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद भी, और कई दफा तो उनके घरों पे नोटिस या फिर उनके संस्थानों में नोटिस तक जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। तो यदि वो तय समय के भीतर हाउस टैक्स नहीं जमा करेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा नगर निगम में जो मेयर है सुनील उनियाल गामा, उनका कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, जुड़ने के लिए तमाम जानकारी। पिछले दिनों कोरोना को लेकर पूरे प्रदेश में एक डर का माहौल पैदा हो गया था, लेकिन अब हाल के दिनों की अगर बात करें तो प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आई है। दून अस्पताल के सीएमएस वाई रिजवी ने कहा कि कोरोना के मामले अब कम दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि हिदायत के तौर पर वाई रिजवी ने कहा कि अभी भी लोगों को कोरोना गाइडलाइन फॉलो करने की ज़रूरत है ताकि कोरोना के मामलों में अनावश्यक वृद्धि न हो। सबसे पहले सबसे बड़ी बात मैं सारे प्रदेश और देशवासियों को बताना चाहूँगा कि WHO ने कोविड-19 को जो डिजीज़ ऑफ इमरजेंट कंसर्न में डाला हुआ था उससे हटा दिया है। यानी कि अब ये बीमारी इतनी बड़ी चिंता का विषय नहीं रह गया पूरे विश्व में, जो कि आज से कुछ समय पहले था। तो कोरोना के लेके जो भय था लोगों में, उससे मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि आज की डेट में ये बीमारी उतनी घातक नहीं रहेगी जो पहले थी। और ये अपडेट हाल ही में आई है, एक करीब 15-20 दिन पहले की बात है। लेकिन साथ ही साथ अब ये बीमारी जो है वो घर कर चुकी है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडेमिक हो चुकी है। तो एंडेमिक बीमारी जो होती है उसमें है कि कुछ केसेस जो हैं वो लगभग हमेशा ही सोसाइटी में रहेंगे कोरोना के, कोविड के, और उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करेंगे जिनकी इम्यूनिटी कम है। देहरादून में विक्रम संचालकों पर परिवहन विभाग की चेतावनी का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके चलते आरटीओ ने विक्रम संचालकों को नियमों का पालन करने का अल्टीमेटम दिया है। बता दें कि 1 अप्रैल से आरटीओ के आदेशों के अनुसार विक्रम वाहनों को परमिट की शर्तों का पूरी तरह से पालन करना था, लेकिन पहले ही दिन विक्रम संचालक सभी रूटों पर फुटकर सवारियां बैठाते देखे गए। देखिए, देहरादून के अंदर अर्बन मोबिलिटी प्लान के अंतर्गत हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सड़कें इंक्रोचमेंट से फ्री हो और ऐसे वाहनों का संचालन हो जो स्टेज कैरेज के अंतर्गत हो, बस स्टॉप के अनुसार या स्टॉपेज के अनुसार वो चले, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे चले, ताकि लोग टू व्हीलर को छोड़कर हमारे द्वारा जो अच्छी सुविधाएं बसेस के माध्यम से और टाटा मैजिक के माध्यम से प्रोवाइड करी जा रही है उनको दी जा सके। इसके अलावा ऐसे वाहन जो कि परमिट के विरुद्ध चल रहे हैं, जैसे ऐसे विक्रम जो फुटकर सवारी में चल रहे हैं, उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वो बुकिंग के आधार पर चलें और ऐसी जगह क्लस्टरिंग ना बनाएं या ऐसी जगह गाड़ियां खड़ी ना करें जहां पर कि ट्रैफिक जाम की स्थिति हो। उसके लिए हम प्रवर्तन कार्रवाई करेंगे और पुलिस के सहयोग के साथ ऐसे वाहनों के खिलाफ चालान करेंगे या सीज करेंगे। चारधाम यात्रा के लिए बाहरी राज्यों से काफ़ी तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं। अब तक 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं, लेकिन बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं क्योंकि पैदल मार्ग पर शौचालय और पेयजल की सुविधा नहीं है। वहीं गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि चारधाम संबंधित सभी जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है
कि चारों धामों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखें। हालांकि कुछ टॉयलेट से निर्माणाधीन हैं, जिनका काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में चारधाम यात्रा पूरे जोर से चल रही है और अभी तक 5 लाख से अधिक, कल तक की जो फिगर है 5 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं और निरंतर प्रतिदिन 40 से 50 हज़ार के बीच में लोग आ रहे हैं चार धाम में दर्शनार्थी। इस समय तो मौसम की स्थिति ठीक है, विगत दिनों में मौसम काफ़ी ख़राब रहा और काफ़ी बर्फबारी केदारनाथ जी में और यमुनोत्री धाम में हुई है, लेकिन अब सभी मार्ग खुले हैं और यात्रा सुचारू ढंग से चल रही है। हमारा सभी दर्शनार्थियों से यही निवेदन है कि मौसम को देखते हुए और अपने स्वास्थ्य को देखते हुए जो भी स्वास्थ्य की सलाह है वो लेते हुए यात्रा करें और सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वो चारों धामों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखें। कुछ टॉयलेट्स अभी निर्माणाधीन थे, उनमें तेज़ी लाने के निर्देश दिए गए हैं कि 15 मई से पहले सभी जो स्थायी टॉयलेट्स हैं पैदल मार्गों पर वो संचालित किए जाएं, पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाए और सभी मार्गों पर सुरक्षा के इंतजाम रखें। उधम सिंह नगर के पुल भट्टा थाना पुलिस ने लाखों की टायर ठगी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 8 लाख रुपए के 16 टायर बरामद किए हैं। इसी के चलते आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। हमने बड़ा गिरोह का हमने पर्दाफाश किया है। ये क्या करते थे, पूरे जनपद में अलग अलग जगहों पर टायर की व्यापारियों से अच्छे से मीठे मीठे बोलकर मोटी मात्रा में लाखों रुपए की टायर की कीमती टायरों को ले लेते थे, फिर पैसा नहीं देते थे, वो उस इलाके से गायब हो जाते थे। इन सबका सरगना है एक व्यक्ति जो एसी का काम करता है रुद्रपुर में। वो इन लोगों से 2 लोग हैं, ये टायर की चूना चपत लगाने वाले आदमी जो चूना चपत लगाते थे, कबूतरबाजी करते थे, और तीसरा आदमी था जो सरगना है, वो इनसे औने दाम पे ले लेता था और कहने को तो वो एसी का काम करता था रुद्रपुर में, परंतु इसको औने दाम पे लेकर और बाद में भारी मात्रा में प्रॉफिट में वो आगे बेचता था। 16 टायरें बरामद हुई है, लगभग 9 लाख रुपए का। बड़े बड़े टायर होते हैं ये। इसके अलावा भी हमें सूचना आया कि हल्द्वानी, नैनीताल, लाल कुआं और इवन उधम सिंह नगर के ही अलग अलग जगहों पे भारी मात्रा में ये लोग काफी व्यापारियों से और ठगे हैं। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। उग रहा है उम्मीद का नया सूरज। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का।